मैं एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ, स्टडी ऑफ ग्राफ का अध्ययन। तो जैसे कि परंपरा है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रसाद सर। आप प्रसाद सर की क्लासेस में उपस्थित हो जाइए तन से मन से, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैं कवर कर रहा हूँ, जो नहीं सिर्फ 11 क्लास के लिए बल्कि क्लास 12 के, मैथ्स के, बायो के, हर विषय के विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एक सिंपल छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने 10th में पढ़ा होगा या 9th में पढ़ा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, टाइम आप इस अक्ष में लेते हैं, एक्स एक्सिस में लेते हैं, और वाई एक्सिस में वेलोसिटी लेते हैं, और वेलोसिटी का एक ग्राफ जो है आप ऐसा खींच देते हैं। अब बहुत सारे प्रश्न हैं, हम टाइम को एक्स एक्सिस पे ही क्यों लेते हैं? क्या आप बता सकते हैं? अगर हम वेलोसिटी को एक्स एक्सिस पे ले ले तो क्या होगा? क्या इसमें कोई परेशानी होगी क्या? या फिर अगर ये जो स्लोप है ऐसा जा रहा है तो इसका क्या मतलब है? अगर ये स्लोप नीचे हो गया तो क्या मतलब है? अगर ये स्लोप ऐसा हो गया तो इसका क्या मतलब है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर जो है हमें ग्राफ के द्वारा मिलता है, लेकिन ग्राफ को स्टडी करना पड़ता है। तो अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ जान रहे हो, क्लास 9 में पढ़े हो, ओम्स लॉ में v इधर डाल देते हैं, i इधर डाल देते हैं, कई बुक्स में i इधर रहता है, v इधर रहता है, और ये ग्राफ ऐसा खींचते हैं। अगर मैं आपसे ओम्स लॉ का ग्राफ पूछूंगा तो फट से आप बता दोगे, क्योंकि क्लास 10 में अभी आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन कल्पना कीजिए कि मैं आपको फोर्स और एक्सेलरेशन का ग्राफ बोलूं, कि फोर्स और एक्सेलरेशन का ग्राफ, त्वरण का ग्राफ कैसा होगा, तो आपके सामने प्रश्न उत्तर हो जाएगा। आप सोच में पड़ जाओगे, सर फोर्स और एक्सेलरेशन का ग्राफ तो हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा। क्या आपने कहीं पढ़ा है क्या किसी बुक में? जो 12 के भी बच्चे हैं, क्या आप लोगों ने कहीं फोर्स और एक्सेलरेशन का ग्राफ पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, क्या आप बता सकते हो? थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, कॉन्सेप्ट में। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फिजिक्स में, याद रखिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ग्राफ कैसे बनता है उसका टेक्निक पता है, तो आप ये सारी चीजों को जो है आप फट से बता दोगे। लेकिन अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हर चीज के लिए अलग अलग ग्राफ पढ़ोगे। आप जो है 12th में जाओगे तो इंटेंसिटी और रेडियस के बीच में ग्राफ पढ़ना है, विभव और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ पढ़ना है। क्या इस ग्राफ में और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V ग्राफ, ये भी ग्राफ पढ़े हो, तो क्या आप इस ग्राफ को पढ़ के इसके बारे में बता सकते हो क्या? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका हल जो है, अगर हम ग्राफ पढ़े, ग्राफ के बारे में डिटेल स्टडी करें, सही ढंग से स्टडी करें, तो आप किसी भी दो राशियों के बीच जो ग्राफ है उसको आप बहुत आसानी से बता सकते हो। कैसे बताओगे? क्या आप लोगे? कैसे ये करोगे कि जो है आप सही ग्राफ के, तो मैं यहाँ पे जो है आपको जो है कोई जो है किसी पर्टिकुलर ग्राफ के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ। फिजिक्स में मुश्किल से 5-6 प्रकार के ग्राफ होते हैं। अगर आप उन ग्राफों के बारे में, कौन सा ग्राफ कैसा होगा, कौन सा ग्राफ अक्ष से जाएगा, एक्स एक्सिस से जाएगा, कौन सा ग्राफ वाई एक्सिस से जाएगा, या फिर कौन सा ग्राफ ओरिजिन से जाएगा, अगर ये सब टेक्निक पता हो तो आप बहुत सारी चीजों का निष्कर्ष जो है ग्राफ देख करके ही निकाल सकते हो। और आप जानते होंगे कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे ग्राफ आते हैं। ये न सिर्फ साइंस के बच्चों के लिए, आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए भी जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ का स्टडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसी के ऊपर एक लेक्चर जो है आपको
बताऊं जिसका जो है बार बार जब मैं आगे पढ़ाऊं तो आपको बार बार जो है इसके बारे में डिस्कशन ना करना पड़े, बताना ना पड़े। तो ग्राफ एक्चुअली है क्या? मैथ्स में आप एक संख्या पढ़ेंगे, एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे जिसके बारे में कहेंगे हम फंक्शन, फलन। हम लिखते हैं y इज फंक्शन ऑफ x, ऐसा लिखते हैं, फलन है। बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या है? फलन है, y जो है x का फलन है। इसका मतलब ये है कि y एक स्वतंत्र राशि है और इस राशि के ऊपर x एक स्वतंत्र राशि है और इस राशि के ऊपर y का मान निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अगर हम y लिखे, y इक्वल टू 4x प्लस 1, तो हम देखेंगे कि x के विभिन्न मानों के लिए y का मान आपको प्राप्त होगा। x इक्वल टू अगर हम 0 देंगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 देंगे तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसी तरह से x इक्वल टू 2 देंगे तो y इक्वल टू 9 आ जाएगा। x इक्वल टू -1 देंगे, अगर x इक्वल टू -1 देंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3 आ जाएगा। इस तरह से x का जो भी मान, हम x का मान स्वतंत्रता पूर्वक ले रहे हैं और y का मान उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x जो है, y जो है x का एक फलन है। बहुत तरह के फलन हो सकते हैं, ये इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक फलन। आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन भी पढ़ते हैं, y इक्वल टू sin x या cos x, जिसमें x के मान के ऊपर y का मान निर्भर करता है। एक्सपोनेंशियल फलन पढ़ेंगे शायद, y इक्वल टू log का फलन पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे फलन हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं। जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो ज्यादातर या तो हम लोग को ये अलजेब्रिक फलन के बारे में पढ़ना पड़ता है या ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन के बारे में। ज्यादातर केसेस में, कुछ केसेस में ये भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर में देखेंगे कि इस तरह का जो है फलन रहता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मैं ये जो थोड़ा सा गणित आपको पढ़ा रहा हूँ, बीच बीच में गणित भी आपको पढ़ना पड़ेगा जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो जो थोड़ा सा गणित पढ़ा रहा हूँ, उस गणित में हम लोग को इसका यूज जो है फिजिक्स में हम कैसे करेंगे। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं, मुख्य रूप से यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x एक ऐसी राशि है जिसका विभिन्न मान रखेंगे तो y का मान चेंज होगा। कहने का मतलब कि y का मान जो है x के ऊपर निर्भर कर रहा है। इसमें x को हम इंडिपेंडेंट फंक्शन कहेंगे और y को हम डिपेंडेंट फंक्शन कहेंगे। हिंदी में इसको जो है स्वतंत्र चर कहते हैं और इसको निर्भर चर कहते हैं। ये आप लोग 11 का जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसमें भी आप पढ़ेंगे, फिजिक्स के मैथमेटिकल पोर्शन में भी पढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल में जो है गणित वाले शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। तो इसी चीज का रिलेशन को हम ग्राफ के द्वारा क्या करते हैं, हम इसमें जो है 2 या 3 या 4 वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन जब हम ग्राफ में देखते हैं, जब इसका आप लोगों ने 9-10 में जो है इसका ग्राफ खींचा होगा तो ये ग्राफ जो है शायद कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिन से गुजरे, लेकिन स्ट्रेट लाइन ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, किसी भी तरह का एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब भी अगर ऐसा होगा तो ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। इसी तरह से अगर कहीं पे y स्क्वायर इक्वल्स टू ax या x स्क्वायर इक्वल्स टू ay ऐसा कोई फलन हो तो हम देखेंगे कि इसका जो मान आएगा वो परवलयाकार आएगा। ये सारी चीजें जो है आप लोग गणित में पढ़ेंगे। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 या 5 या 25 ऐसा कोई होगा तो ये जो इसका जो आकार आएगा ये सब समय जो है एक वृत्त होगा जो कि इसके मध्य बिंदु से ओरिजिन, इसका केंद्र जो होगा इसके मध्य बिंदु से होगा। ये सारी चीजें जो है आप लोग गणित में जो है अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको इसका आइडिया फिजिक्स के लिए भी जो आपको हो जाए, क्योंकि जब आप गणित पढ़ेंगे तब तक पढ़ते पढ़ते जो है आप फिजिक्स के बहुत सारे पोर्शन पढ़ चुके होंगे, तो इसके बारे में जो है आप जान लें और इसका यूज जो है कैसे करना है इसको भी जो है जान लें। तो सबसे पहले आप ये जाने कि जब भी जो है हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, जब भी हम एक्स एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस लेते हैं तो इस एक्सिस पे याद रखिएगा इंडिपेंडेंट
स्वतंत्र चर लेना रहता है और इसमें y अक्ष पे डिपेंडेंट निर्भर चर लेना रहता है। इसी के लिए जब आप वेलोसिटी और टाइम ग्राफ खींचते हैं तो टाइम को सब समय x एक्सिस पे लेते हैं और वेलोसिटी को y एक्सिस में लेते हैं, क्योंकि अगर त्वरित वेग है तो वेग में परिवर्तन समय के ऊपर निर्भर करता है, समय जो है वेग के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसलिए जो है सब समय x एक्सिस पे समय को लेते हैं और y एक्सिस पे जो है वेग को लेते हैं। इस बात को जो है सब समय ध्यान दीजिए कि स्वतंत्र चर कौन सा है, निर्भर चर कौन सा है। जो स्वतंत्र है उसको हम लोग x एक्सिस पे लेंगे और जो निर्भर है उसको हम लोग y एक्सिस पे लेंगे। इस बात को जो है ध्यान देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ग्राफ कितने प्रकार के होंगे, कितने प्रकार के ग्राफ हो सकते हैं। ऐसे तो ग्राफ की कोई लिमिट नहीं है, बहुत प्रकार का ग्राफ हो सकता है, लेकिन मैं उन ग्राफ के बारे में यहां पे आपको बताना चाहूंगा जो मुख्य रूप से आपके 11 और 12 के फिजिक्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी राशियां जो दूसरी राशियों के ऊपर निर्भर करती है। फिजिक्स में हम लोग यही पढ़ते हैं कि एक राशि जो है दूसरी राशि के ऊपर कैसे निर्भर कर रही है, एक राशि के मान में परिवर्तन होगा तो दूसरी राशि में कैसे चेंज होगा। अगर किसी वस्तु के ऊपर हम बल लगा रहे हैं तो उसका त्वरण होगा उसमें। अगर किसी वस्तु के ऊपर जो हम एक आवेश से दूसरे आवेश को दूर ले जा रहे हैं तो दोनों के बीच में लगने वाला बल धीरे धीरे घटते जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग पढ़ते हैं और उस पर उसका जो निष्कर्ष निकालते हैं उसका एक बहुत अच्छा साधन है ग्राफ। तो हम देखेंगे ग्राफ कितने प्रकार के हो सकते। सबसे पहला जो ग्राफ होगा वो हम कह सकते हैं अनुत्क्रमानुपाती या समानुपाती ग्राफ, प्रोपोर्शनल ग्राफ। बहुत सारे यहां पे हम लोग ऐसा जो है ग्राफ देखते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। y इज प्रोपोर्शनल टू x और y इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू x। आप लोगों ने देखा होगा s इक्वल्स टू vt। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो s जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, समय के ऊपर। वस्तु का विस्थापन जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, समय के ऊपर। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि किसी वस्तु का जो दाब होता है तापक्रम बढ़ाने से बढ़ते जाता है, मतलब दाब जो है किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तापक्रम के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो इस टाइप का जो ग्राफ होगा वो समानुपातिक ग्राफ होगा और इसको जो है हम सीधे सीधे जो है जान सकेंगे कैसे है। याद रखिएगा ये जो जब भी जो है इसमें x एक्सिस पे जो भी रहेगा, एक हम x एक्सिस पे लेंगे और दूसरा जो है y एक्सिस पे लेंगे। ये जो ग्राफ आएगा अगर y इज कांस्टेंट टू x है तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर x इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो क्या y इक्वल्स टू 0 आता है। अगर x इक्वल्स टू 0 डालने पर y इक्वल्स टू भी 0 आता है तो आप जो है उसको सीधे ये मान लीजिए कि वो निश्चित रूप से ओरिजिन से जाएगा, मूल बिंदु से जाएगा। अभी मूल बिंदु से इधर से भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, तो कैसे जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि अगर x इसमें जो है अगर y इक्वल्स टू हमने लिया 2x तो x का मान x इक्वल्स टू अगर हम 1 दे रहे हैं तो y इक्वल्स टू 2 आ जा रहा है, x इक्वल्स टू 2 दे रहे हैं तो y इक्वल्स टू 4 आ जा रहा है, x इक्वल्स टू 3 दे रहे हैं तो y इक्वल्स टू 6 आ जा रहा है, x इक्वल्स टू 4 माइनस 1 दे रहे हैं तो y इक्वल्स टू माइनस 2 आ जा रहा है। तो जब ये माइनस है तो ये भी माइनस है, ये जब पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ जो है देख रहे हैं इसका जो है 1 2 3 4 डाले, इधर 1 2 3 4 डाले तो हम क्या देखेंगे कि ये जो ग्राफ आएगा वो लगभग इस टाइप का ग्राफ आएगा। इसका एंगल भी लगभग ये जो है एंगल तो इसमें पूरा नहीं निकाल सकेंगे, लेकिन ये जो होगा ये एंगल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे आगे हम पढ़ेंगे। ये जो ग्राफ हमारा सब समय स्ट्रेट लाइन होगा और ये कहां से जाएगा, मूल बिंदु से जाएगा। तो इधर वाला जो पोर्शन है ये पॉजिटिव मान को बता रहा है, इधर वाला जो पोर्शन है ये नेगेटिव मान को बता रहा है।
कहने का मतलब है कि कहीं पे भी जो है ये ऐसा दिखा रहा है, इसका मतलब जो है y इज प्रोपोर्शनल टू x है या y इक्वल टू कांस्टेंट टू x है। अब क्या होगा कि अगर y इक्वल टू x होगा तो अगर y और x दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो है ठीक इसके बीच से जाएगा और ये जो एंगल होगा, मान लो इसे हम थीटा ले रहे हैं, तो ये 45 डिग्री एंगल होगा। कितना एंगल होगा? 45 डिग्री एंगल होगा। क्यों होगा ये अभी मैं आपको बता रहा हूं। y इक्वल टू x होगा तो ये 45 डिग्री एंगल होगा। क्यों होगा? बहुत सिंपल है, अगर आप इसको ग्राफ खींचेंगे यहां पे, तो जितना इधर x है उतने ही इधर y है, और tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, y अपॉन x, क्योंकि y और x बराबर है इसलिए आ जाएगा 1, और tan थीटा अगर 1 है तो थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है? 45 डिग्री। तो इसके स्लोप से हम इसको कहते हैं स्लोप। आगे हम देखेंगे बहुत जगह इसका काम आएगा। वेलोसिटी भी स्लोप के द्वारा बताया जाता है, एक्सेलरेशन भी स्लोप के द्वारा बताया जाता है, बहुत सारी चीजें जो है हमको स्लोप के द्वारा हमको बताया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर ये प्रोपोर्शनल ग्राफ है तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और इसका स्लोप जो है ये जितना tan थीटा जो वैल्यू होगा ये दोनों का रेशियो बताएगा, अलग अलग इसका जगह आप x पे क्या ले रहे हैं, y पे क्या ले रहे हैं, उसके अनुसार जो है इसका मान जो है चेंज हो जाएगा। जैसे अगर x पे समय ले रहे हैं और y पे जो है दूरी ले रहे हैं, अगर x पे आप समय ले रहे हैं, y पे जो है दूरी ले रहे हैं, तो tan थीटा इक्वल्स टू दूरी बटे समय। आपको पता होगा कि इसको क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसी तरह से अगर इस पे जो है वेग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल्स टू त्वरण हो जाएगा। हम अलग अलग चीजों के लिए जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि फोर्स और एक्सेलरेशन में क्या ग्राफ होगा, तो हम जानते हैं न्यूटन के नियम से F इक्वल्स टू ma। अगर एक बॉडी का मास जो है कांस्टेंट है तो F इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू a, ये आएगा। मतलब F समानुपाती किसके हो रहा है? a के। तो इसका भी ग्राफ क्या आना चाहिए? क्योंकि ऐसे इक्वल समानुपाती ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इससे ये भी ग्राफ क्या होगा? F और a के बीच में, क्योंकि हमने F इक्वल टू ma लिया है, मतलब a इंडिपेंडेंट है, तो a को इधर लेंगे और F को इधर लेंगे, और हमको क्या मिलेगा? F इज प्रोपोर्शनल टू a। F और a के बीच का ग्राफ जो है हमको इस तरह का जो है मिल गया। ये बुक में कहीं नहीं है, आपको F और A के बीच का ग्राफ नहीं मिलेगा आपको कहीं, लेकिन आपने इसको पढ़ा है तो F इक्वल्स टू A का जो है ग्राफ आपको मिल जाएगा। अब क्या होगा अगर y इज इक्वल्स टू kx प्लस c, इस टाइप का हो? याद रखिए ये भी स्ट्रेट लाइन का ही एक ग्राफ है, और y इक्वल्स टू, जैसे हम लोग पढ़ते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at, v और a के t के बीच का ग्राफ, ये लगभग इसी टाइप का ग्राफ है। तो अगर y इक्वल्स टू kx प्लस c होगा तब क्या होगा? आप देखेंगे x इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो y का मान 0 नहीं आ रहा, y का मान कितना आ रहा है? c आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि y जो है, अब जो है y जो है ओरिजिन से नहीं जाएगा, ये कहां से जाएगा? इधर से कहीं से जाएगा, और ये जो वैल्यू होगा ये क्या होगा? c कहलाएगा। ये जो वैल्यू होगा ये क्या कहलाएगा? c कहलाएगा। यहां से यहां तक का जो y इक्वल्स टू ये c होगा। अगर y इस प्रोपोर्शनल टू ले रहे हैं तो मिड पॉइंट से जाएगा, अगर ऐसा है तो ये जो है c से जाएगा। इसी तरह से अगर ये होता, कई बार जो है हम ये भी देखेंगे कि इसमें अगर हम y इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो x का मान कितना होगा? तो x जो है हम देखेंगे कि ये इधर से जाएगा, तो x का मान जो है हमको y इक्वल टू 0 पे x का मान कितना होगा ये हम देख रहे हैं। तो हम आगे देख रहे हैं कि इस टाइप के बहुत सारे ग्राफ्स जो है हम लोग जो, एक चीज जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राफ में, इस ग्राफ से भी पहले हमें जो पढ़ना चाहिए था क्या होगा अगर y इक्वल टू कांस्टेंट हो या x इक्वल टू कांस्टेंट ग्राफ हो, माने x इक्वल टू 5 हो, y इक्वल टू सिर्फ 2 हो, ऐसा दो अलग अलग ग्राफ हो, तब क्या होगा? इधर x है इधर y है। आप देखेंगे अगर x इक्वल टू 5 तो x इक्वल टू मान लो ये 2 4 1 5, ये 5 हो गया, तो x का मान सिर्फ 5 है। इसका मतलब अभी इसको छोड़ देते हैं,
x इक्वल टू 5 है, तो जब भी अगर x इक्वल टू 5 है तो ऐसा ग्राफ जो है याद रखेंगे कि ये y अक्ष के समानांतर होगा। ये किसके समानांतर होगा? x इक्वल टू 5 का जो ग्राफ होगा वो y अक्ष के समानांतर होगा। इसी तरह से y इक्वल टू अगर कांस्टेंट होगा तो ये ग्राफ जो है x एक्सिस के y इक्वल टू कांस्टेंट, ये ग्राफ जो है x एक्सिस के समानांतर होगा। अगर x इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो y अक्ष के समानांतर होगा और y इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो x एक्स के समानांतर होगा। तो ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका कोई भी क्लास 20 मिनट से ज्यादा का हो, इसलिए मैं इसको जो है 2 या 3 पार्ट में कर दे रहा हूं। हम लोग मिलते हैं इसके आगे जो है व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ और अन्य जो ग्राफ है उसको हम कैसे इसको हल करेंगे, इसको जानने के लिए जो है हम लोग इसी के लेक्चर 2 में मिलते हैं। थैंक यू।